અમરેલીના જયસિંહપરા શિવાજી ચોક ખાતે કેન્દ્રીય મંત્રી સ્મૃતિ ઈરાનીની જાહેર સભા યોજાઈ। સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓ, જિલ્લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયત અને નગરપાલિકાઓની ચૂંટણીમાં ભારતીય જનતા પક્ષ સફળતા પ્રાપ્ત કરે તેવો સામૂહિક વિજય વિશ્વાસ વ્યક્ત કરવા સાથે અમરેલી જિલ્લા ભાજપ દ્વારા પ્રચાર કાર્યને વેગવતું બનાવ્યું છે, જે અંતર્ગત અમરેલી જિલ્લાના ચૂંટણી પ્રચાર અર્થે કેન્દ્રીય મંત્રી પ્રખર વક્તા સ્મૃતિ ઈરાની આજે અમરેલીના જયસિંહપરા શિવાજી ચોક ખાતે ચૂંટણી પ્રવાસે આવેલ। ચૂંટણી અંગેની તડામાર તૈયારીઓ શહેર ભાજપ દ્વારા કરવામાં આવી રહેવાનું કાર્યાલયની યાદીમાં જણાવેલ છે। આ જાહેર સભામાં કેબિનેટ મંત્રી સ્મૃતિ ઈરાની, પ્રદેશ ભારતીય जनता पार्टी મહેશભાઈ કસવાલા, અમરેલી જિલ્લા ભાજપ પાર્ટી પ્રમુખ કૌશિકભાઈ વેકરિયા, અમરેલી શહેર ભાજપ પ્રમુખ તુષારભાઈ જોશી, સારહી યુથ ક્લબ ઓફ અમરેલીના મુકેશભાઈ સંઘાણી, મનીષભાઈ સંઘાણી, જિલ્લા ભારતીય મહામંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ બસિયા, જિલ્લા ભારતીય મહામંત્રી પીઠાભાઈ નકુમ, ભારતીય જનતા પાર્ટીની ટીમ, ચૂંટણી લડનાર 44 ઉમેદવારો સહિતના ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। રિપોર્ટિંગ બાય જય અગ્રાવત, અમરેલી। बोलो भारत माता की। મને ખાતરી છે કે તડકું છે, તેમ છતાંય આપણે માં ભારતીનો જયઘોષ એવી રીતે કરીએ कि ठेठ राहुल गांधी सुधी आवाज पहुंचे। तो बोलो भारत माता की। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारी, सांसद, जनप्रतिनिधियों की ओर से आज इस तपती धूप में यहां पर आशीर्वाद देने आई भारतीय जनता पार्टी को, हमारी स्नेही बहनें, सम्मानित भाइयों को, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक जनप्रतिनिधि की ओर से मैं वंदन करती हूं, आप सबका अभिनंदन करती हूं। જ્યારે હું આવી ત્યારે મહેશભાઈ બોલતા હતા અને જે અમેઠીમાં હરી ગયા आवा राहुल जी माटे बोलता था। जो घृणा, जो अपमान गुजरात और गुजरातियों के लिए 6 साल से हम देख रहे हैं, उसके पीछे भी एक कारण है। गांधी खानदान ने मानकर बैठा था कि देश का प्रधानमंत्री अगर कोई बनेगा तो सबसे पहले उसे गांधी खानदान में जन्म लेना पड़ेगा। आवा लोकोनी रीत एवी हती कि जो आ मारी दीकरी छे आ थाशे, पछी एनो दींगलो छे आ थाशे। और उन्हें कहीं ना कहीं ये पच नहीं पाया कि राष्ट्र में विकास की गाथा लिखने वाले गुजरात के यशस्वी मुख्यमंत्री राष्ट्र की ओर से भारतीय जनता पार्टी से मांगे जाएंगे। राष्ट्र में पहली बार राजनीति ने एक ऐसी करवट ली कि भारतीय जनता पार्टी की एक एक इकाई से राष्ट्र के नागरिकों ने यह आवाज उठाकर कहा कि लाओ अपना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नरेंद्र दामोदर दास मोदी को बनाओ। जब भारत की इस आवाज को भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकारा, नरेंद्र भाई को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाकर प्रस्तुत किया, तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उपहास उड़ाते हुए कहा कि चाय वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। गुजरातियों ने कहा एम हमें बनावीने देखाड़शो। ये स्वाभिमान गुजरात का तब भी ललकारा गया जब केंद्र में 10 वर्ष यूपीए के शासन में जानबूझकर गुजरात तक पहुंचने वाले विकास के हर कार्य को रोकने का
दुर्भाग्यपूर्ण पाप किया गांधी खानदान ने। कुछ लोगों को लगता होगा बहन तुम्हें हमें एम केम कहो छो। आज वो आंकड़े आपको बताना चाहती हूं जो कांग्रेस का सच उजागर करेगा। भारत का नागरिक, गुजरात का नागरिक जब दिन रात मेहनत करता है, अपना पेट काट के जब टैक्स भरता है, तो उसकी अभिलाषा यह होती है कि टैक्स का पैसा जनता के विकास के कार्यों में लगाया जाएगा। साल 2009 से लेकर 14 तक जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, तो टैक्स का पैसा गुजरात तक मात्र 38,000 करोड़ रुपया भेजते थे। बार बार गुजरात की सरकार तब नरेंद्र भाई मोदी के निर्देश अनुसार कहती थी कि हमारे हिस्से का, गुजरात के हिस्से का पैसा आप भेजिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी केंद्र में मना कर देती थी। आपने नरेंद्र भाई को आशीर्वाद दिया, कमल का फूल खिलाया, और आज गर्व से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कह सकते हैं कि टैक्स के डेवल्यूशन का पैसा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार से गुजरात तक साल 2014 से लेकर 19 तक 90,000 करोड़ रुपया भेजा गया। बार बार गुजरात के सांसद नारायण भाई बैठा छे, કેટલી વાર અમે રાજ્યસભા લોકસભામાં કહેતા કે ભાઈ ગ્રાન્ટી નેટ તો મોકલો। દરેક સંસદના સત્રમાં શિક્ષા હોય કે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર હોય, અમે કહેતા જાતે કોંગ્રેસના એક નેતાઓની સામે કે ગુજરાતના વિકાસ માટે પૈસા મોકલો સાહેબ, એ અમારો અધિકાર છે। પણ કોંગ્રેસની સરકારે શું કર્યું? ग्रांट इन एड मात्र 26,000 करोड़ रुपया मोकल्या 2009 थी लेने 14 सुधी। जब आप सबने नरेंद्र भाई मोदी को अपना आशीर्वाद दिया, तो साल 2014 से लेकर 19 तक ग्रांट इन एड 70,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। मैंने अजय याद छे अमरेलीना કેટલા બધા અમારા નેતાઓ 2013-14 માં કોંગ્રેસની સરકારની સામે જઈને કહેતા કે અમારા એમએસપી ના કપાસની તમે ખરીદી કરો। 1 રૂપિયો એમએસપી માં કપાસ માટે કોંગ્રેસ પાર્ટીએ આપ્યું નથી। અને જ્યારે મોદીશ્રીની સરકાર બની ત્યારે નારાયણભાઈ બોલ્યા કે હવે તો થશે ભાઈ, हवे थाशे। और आज मुझे गर्व के साथ ये कहना है कि 13-14 में गुजरात का एक भारतीय जनता पार्टी का सांसद कांग्रेस की सरकार के पास केंद्र में जाता और कहता कि कपास की एमएसपी की खरीदारी करो। 1 रुपया कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया। और इन 5-6 सालों में मोदी सरकार ने मात्र गुजरात में 6,000 करोड़ रुपए का कपास का एमएसपी का पैसा किसानों तक पहुंचाया। राहुल गांधी के चमत्कार को देखो, जहां जाते हैं नया चमत्कार करते हैं। एक चमत्कार ऐसा कि नरेंद्र भाई मोदी ने साल 2019 में मत्स्य पालन का अलग से मंत्रालय बना डाला। और चमत्कारी राहुल जी कहते हैं कि मैं 2021 में इसका वादा करने आया हूं। 2019 में जो काम नरेंद्र भाई कर चुके उसका वादा राहुल गांधी 2021 में पुडुचेरी में जाकर करते हैं। इसके मतलब 2 हैं। कहां तो पोते भणता नहीं, ये सरकार में कई मिनिस्ट्री चाले छे, कहां तो जईने जनतानी वच्चे झूठा वादाओ करे छे। और झूठ का, प्रपंच का रिश्ता गांधी खानदान और विशेषतः राहुल गांधी के साथ पुराना है। भ्रम फैलाना उनका राजनीतिक नियम बन चुका है। असम में जईने बोलीने आव्या क्या गुजरातीओ बहु चा पीवे छे भाई, અને જેટલા ગુજરાતી નાનામાં નાના વ્યાપારી આ બધી આપણી દુકાનો છે, જેટલા લોકો આ દુકાનોમાંથી ચાના પેકેટો વેચે છે સાધારણ ગુજરાતીઓને, આ બધા ગુજરાતીઓના ખિસ્સામાંથી રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું છે હું તો હાથ કાઢીને પૈસા કાઢી નાખીશ। ठीक है भाई, जिसका दामाद
जमीन काटता है वो खिस्सा में हाथ नहीं नाखेगा तो कहां नाखेगा। राहुल गांधी ने कहेवा ઈચ્છું છું કે આવો અજમાવી લો ગુજરાતીઓને, ચાણું ચાણે પાણીનું પાણી થઈ જશે। मैं स्तब्ध हूं कि सत्ता जाने की वजह से गांधी खानदान में दुख इतना कि एक पूरे प्रदेश और प्रदेश की जनता को इस प्रकार से अपमानित करते रहो। सत्ता जाने का दुख इतना गांधी खानदान में कि देश के किसी भी प्रदेश में जाओ, गुजरातियों के खिलाफ उस प्रदेश के निवासियों को तुम भड़काते रहो। अरे ये वो देश है जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक संविधान, एक ध्वज के नीचे हिंदुस्तान को इकट्ठा करा था। और जब तक इस देश में नरेंद्र भाई जैसे नेता हैं, तब तक देश को तोड़ने का सपना जो राहुल गांधी देखकर बैठे हैं वो कभी साकार नहीं हो पाएगा। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये कहती हूं कि देश को तोड़ने की बात बार बार राहुल गांधी करते हैं। किसी ने सोचा था कि कांग्रेस का अध्यक्ष एक दिन देश की राजधानी में जाकर भारत के टुकड़े होने के नारे का समर्थन करेगा, लेकिन राहुल गांधी ने किया। बार बार नरेंद्र भाई ने आग्रह किया कि बैर मुझसे है, देश से दुश्मनी मत निकालो। मैं अचंभित थी जब दुश्मन देश पर भारत की सेना ने हमला किया तो राहुल गांधी ने खड़े होकर देश की राजधानी में भारत की सेना से प्रमाण मांगा। फिर नरेंद्र भाई ने कहा कि राहुल जी बैर मुझसे है, दुश्मनी भारत की सेना से मत निकालो। यह वो राजनीतिक दल है जिसने देश को विकास से वर्षों तक वंचित रखा। आज आ चूंटણીમાં હું કહેવા ઈચ્છું છું, दिल पर हाथ रखकर कहिए, भारत में क्या कभी ऐसा कोई प्रधानमंत्री आया जिसने लाल किले की प्राचीर से यह कहा कि गरीब परिवारों की बहू बेटियों की इज्जत करनी है तो आए पहले गरीब के घर में एक शौचालय बनाए। 6 साल में 10 करोड़ परिवारों के लिए शौचालय बना। महेश भाई, अगर एक परिवार में 3 लोग हैं, इसका मतलब देश की 70 साल की आजादी में देश का 30 करोड़ नागरिक उसके पास एक शौचालय तक एक खानदान बनाकर दे नहीं पाया। देश में 40 करोड़ हिंदुस्तानी ऐसे जिनको जीवन में पहली बार बैंक का खाता तब नसीब हुआ जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जनधन योजना की शुरुआत की। आज गर्व से कहती हूं कि 1,60,00,000 गुजरातियों को भी जीवन में पहली बार जनधन खाता खोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जब आपने कमल को अपनाया और मोदी को देश का प्रधान सेवक बनाया। जब बैंक का खाता खुल रहा था तो कांग्रेस के नेता उपहास कर रहे थे, क्या खातो खोलीने शू करी लेवाना तमे लोग। कोरोना की महामारी आई तब पता चला देश की 22 करोड़ महिलाओं को 30,000 करोड़ रुपया सीधा बैंक के खाते में अगर किसी ने दिया तो उस नेता का नाम नरेंद्र मोदी है। आज दिल पर हाथ रखकर कहिए, जब महामारी आई थी तो कहीं ना कहीं इस बात का आपको विश्वास था कि विपदा की घड़ी में नरेंद्र भाई जोई ले से भाई कई वांदो नहीं आवा दे। विश्व भर में यह चर्चा हुई कि 130 करोड़ का यह हिंदुस्तान, इसमें गरीब का क्या हाल होगा महामारी के वक्त। लेकिन देश की जनता ने नरेंद्र भाई पर अपना विश्वास दिखाया और नरेंद्र भाई ने देश की 80 करोड़ गरीब जनता तक 8 महीने का मुफ्त राशन पहुंचाया। हमें विचार करो, ऐसी विपदा की घड़ी में अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती तो 8 महीने क्या गरीब के घर तक 80 करोड़ नागरिकों तक मुफ्त का राशन पहुंचने देती कांग्रेस पार्टी? अरे आज मैं महेश भाई बंगाल की बात करूं तो बंगाल में हालत ऐसी थी
कि बंगाल के तृणमूल के नेता मुख्यमंत्री ममता जी से कह रहे थे कि बचाओ बचाओ, टीएमसी के अपने नेता धान चुरा रहे हैं, गरीब का फूड का पैकेट चुरा रहे हैं। ये तो हालत है। केंद्र में अगर नरेंद्र भाई की सरकार ना होती तो सोचिए क्या 22 करोड़ हिंदुस्तानी गरीब बहनों के बैंक के खाते में 30,000 करोड़ रुपया पहुंचता? नहीं पहुंचता। इसलिए आज आपसे तपती धूप में आप बैठे हैं, निवेदन मात्र इतना करने आई हूं कि ये चुनाव उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि संसद का चुनाव, जितना कि विधानसभा का चुनाव। इस चुनाव में आप आकर धरातल पर लोकतंत्र को और सशक्त करें। आज यही निवेदन लेकर आपके मध्य में आई हूं। कांग्रेस पार्टी क्या हश्र कर सकती है जनता का, प्रदेश का? वो नजारा आपने भी देखा जब गुजरात में बाढ़ आई थी। गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के धारासभ्य, संसद सभ्य, भाजपा के कार्यकर्ता जनता के मध्य में थे, बाढ़ हो या कोरोना, और कांग्रेस के नेता रिजॉर्ट में बैठकर ऐश कर रहे थे। जो कांग्रेस पार्टी विपदा की घड़ी में संग खड़ी ना हो पाई, वो विकास का काम क्या खाक कर पाएगी? वो कांग्रेस पार्टी जिसने गुजरात को उसके अधिकारों से वंचित रखा, उस कांग्रेस पार्टी को अगर एक भी वोट गया तो वो वोट विकास के खिलाफ का वोट होगा, आपके अधिकारों के खिलाफ का वोट होगा, गरीबों को लूटने का, कांग्रेस का मौका देने का वोट होगा। इसलिए आज आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करने आई हूं, अगर जन कल्याण की भावना से आप पोलिंग के दिन जाएंगे, कमल को अपना आशीर्वाद दे पाएंगे, तो उसी में गुजरात की अविरल यात्रा विकास की आगे बढ़ती जाएगी। आप सब विकास की और प्रगति के इस पथ पर हमारे संग आएंगे। आज प्रभु के और आपके चरणों में इसी अभिलाषा और प्रार्थना को व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूं। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी गुजरात प्रदेश जे प्रकारे स्थानिक स्वराज्यની ચૂંટણીમાં પ્રચારનું કામ શરૂ કર્યું છે, એકાદ દિવસની અંદર મહાનગરપાલિકાઓનો પ્રચાર પૂરો થઈ રહ્યો છે। જ્યાં સુધી નગરપાલિકા, તાલુકા પંચાયત અને જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણીનો સવાલ છે, ભારતીય જનતા પાર્ટીનું પ્રચારનું યુદ્ધ બરાબર શરૂ છે। રાષ્ટ્રીય અમારા નેતા બેન સ્મૃતિબેન ઈરાની, રાષ્ટ્રીય અમારા બીજા નેતા અને અમરેલીના આપણા સાંસદ કેન્દ્રીય મંત્રી પુરુષોત્તમજી રૂપાલા, ડેપ્યુટી મુખ્યમંત્રી નીતિનભાઈ પટેલે આ ગુજરાતના પ્રચારની બાગડોર સંભાળી છે। એવામાં આજે આપણી વચ્ચે સ્મૃતિબેન ઈરાની અમરેલી અને સાવરકુંડલા મુકામે હતા। ભારતીય જનતા પાર્ટીના તમામ ઉમેદવારોના ઉમેદવારી પત્રો ભરાઈ ગયા છે, પ્રચારનું કામ શરૂ થઈ ગયું છે। ભારતીય જનતા પાર્ટી પ્રથમ બે કોઠા જેને કહી શકાય, ઉમેદવારી શાંતિથી ઉમેદવારી પત્રો ભરવાના, એમાં જીત થઈ છે। કોંગ્રેસના લોકોની પહેલા જ તબક્કાની અંદર હાર થઈ છે, હજી એના ઉમેદવારી પત્ર ભરેલા ઉમેદવારો જડતા નથી। અને અમરેલીમાં વિજયની હારમાળા શરૂ થઈ છે। 2 સીટ અમરેલીની અંદર તાલુકા પંચાયતની બિનહરીફ થઈ છે। ભારતીય જનતા પાર્ટીનો બીજો તબક્કો પ્રચારની અંદર પણ ભારતીય જનતા પાર્ટી બીજા તબક્કાની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીનો વિજય થયો છે। ચાહે અમારું કેન્દ્રીય નેતૃત્વ હોય, ચાહે રાજ્યનું નેતૃત્વ હોય, ચાહે જિલ્લાનું નેતૃત્વ હોય, પ્રચારની બાગડોર સંભાળી છે। ઘરે ઘરે જઈ અને મતદારો સમક્ષ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારના કામો અમે ઘરે ઘરે જઈને કહી રહ્યા છીએ। અને જે પ્રકારનો પ્રતિસાદ જનતામાંથી મળી રહ્યો છે, હું એમ માનું છું કે જો માત્ર અમરેલીની વાત કરું તો અમરેલીની અંદર 34 જિલ્લા પંચાયતની તમામે તમામ બેઠકો અને એની નીચે આવતી તમામ તાલુકા પંચાયતની બેઠકો સહિત તમામ નગરપાલિકાઓ જીતવાના નિર્ધાર સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટી આગળ વધી રહી છે। 3 તબક્કા પૈકી ભારતીય જનતા પાર્ટીનો 2 તબક્કામાં વિજય થયો છે અને 2 તબક્કામાં વિજય થયો એટલે મતપેટીવાળો ત્રીજા તબક્કાની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીનો વિજય એ નિશ્ચિત છે।